क्लास लाइव हुई बेटा? भाई पूछ लीजिए, सरकारी काम तो ना लेकिन। हेलो, अब आइए बेटा आवाज। चलिए देखो भाई, इन्वर्जन किया है हमने, इन्वर्जन को आगे बढ़ते हैं बेटा। एडवर्ब में सेव होगा ना? कल का आपने रिवाइज कर लिया होगा, इनकी 11:30 तक करना। हाँ 11:30 तक कर लेंगे। आज बेटा बहुत ज्यादा ट्रैफिक था तो लेट हो गया, कोई नहीं, आपकी क्लास का टाइम बढ़ाते हैं, 11:30 तक कर लेंगे आज, ठीक है? तो अभी जो टाइम आपका खराब हुआ है उसको कवर करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो। देखो जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना बेटा, जहां तक भी हुआ है, जहां तक भी हुआ है उससे अगली चीज को समझिएगा। हमने इन्वर्जन देखा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है? नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये चीज देखा था इन्वर्जन में। मैंने कहा था ना, इन्वर्जन से आप चैलेंज नहीं कर सकते, आपको ये पता होना चाहिए बेटा किन किन एडवर्ब के बाद इन्वर्जन पॉसिबल है, कैसे कैसे, ठीक है? इन्वर्जन पॉसिबल है, तो उस इन्वर्जन के लिए आपने सिंपल से सारी टेक्निक्स को समझने की कोशिश की, ठीक है? आराम से आप देखते चले गए। और अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं हार्डली का रेशो। देखो, एक होता है हार्डली, ठीक है? अगर इसके बाद बेटा अपने आप में कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके बाद आपको एक कंजंक्शन दिखाई देगा बेटा, व्हेन। याद रखिएगा, व्हेन होता है टाइम कंजंक्शन, और हार्डली अपने आप में बच्चे टाइम को ही एम्फेसाइज कर रहा होता है बेटा, ठीक है? उसके बाद भी आपको एक स्टेटमेंट नजर आती है जो कि टाइम स्टेटमेंट होती है, अपने बाद उसके बाद एक स्टेटमेंट नजर आती है जो कि टाइम स्टेटमेंट होती है। ये भी टाइम की ही कहानी बयां करती है, ये भी टाइम की कहानी बयां करती है। तो इसके एक तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर हार्डली सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा तो, ठीक है, आप उसके बाद इन्वर्जन अप्लाई करेंगे इस स्टेटमेंट पर। अब आप बोलोगे सर यहां इन्वर्जन नहीं लगाना बेटा, कंजंक्शन के बाद इन्वर्जन नहीं आता पुत्र। कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉर्मल स्टेटमेंट रहती है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट रहता है, कंजंक्शन के बाद कोई भी, ठीक है, अपने आप में इन्वर्जन अप्लाई नहीं होता। आसान है, वेरी गुड। तो हार्डली क्या होता है बेटा? एडवर्ब होता है। अब इसका मीनिंग भी बताऊंगा। हार्डली के अलावा आप स्केर्सली भी यूज कर सकते हैं और आप बेयरली भी यूज कर सकते हैं। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, तीनों का बिल्कुल सेम मतलब होता है, और ये तीनों की तीनों वही है मेरे बच्चे, एडवर्ब होती है। तो एडवर्ब होती है, और एडवर्ब है तो इन पे क्या होता है? फोकस होता है। फोकस होता है तो इसके बाद क्या अप्लाई होता है? इन्वर्जन अप्लाई होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले और उसके बाद में सब्जेक्ट का आप जिक्र करते हैं, ठीक है? ये बात आपको अपने दिमाग में रख लेनी है भाई, तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा। दूसरी चीज को जरा एग्जांपल को एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है? अच्छे से समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने एक सिंपल सी बात बोली, वी हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन, साथ साथ कर लीजिएगा आपको, व्हेन दे केम टू मीट अस, हम घर पे पहुंचे ही थे जब वे हमसे मिलने आए। तो वी हैड हार्डली रीच्ड होम, हम घर पहुंचे ही थे, व्हेन दे केम टू मीट अस, जब वो हमसे मिलने आए, ठीक है? तो इस सेंटेंस में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, यहां से हार्डली भी गायब कर लो बेटा, अब भी कोई बुराई नहीं है। अब ये बिल्कुल सिंपल साधारण सा सेंटेंस है, वी हैड रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुके थे, व्हेन दे केम टू मीट अस, जब वो हमसे मिलने आए। तो जब वो हमसे मिलने आए हम घर पहुंच चुके थे। इस सेंटेंस में कोई बुराई नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है बेटा, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं वी हैड हार्डली रीच, अब हार्डली एडवर्ब लगा दिया, तो इस हार्डली से मतलब क्या हुआ? पता है क्या मतलब हुआ? कि हम घर पहुंचे ही थे कि वो मुझसे मिलने आ गए, या वो हमसे मिलने आ गए, हम घर पहुंचे ही थे। तो उस काम में थोड़ी सी क्या दिखा दी? क्विकनेस दिखा दी कि ये काम हुआ ही था कि ये हो गया, कि वी हैड हार्डली रीच होम। तो इसका मतलब ये हुआ, इस पे इन्वर्जन नहीं लगेगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। हार्डली हटा दो ये तब भी करेक्ट है, हार्डली लगा दो तब भी करेक्ट है। इसका मतलब जो व्हेन होता है बेटा वो होता है टाइम कंजंक्शन। इस टाइम कंजंक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए पुत्र इसके साथ हार्डली एडवर्ब लगाते हैं, और हार्डली का यहां मतलब वो नहीं होता बेटा ना के बराबर वाला, कि हार्डली को दे मैं तो ना के बराबर ही वहां जाता हूं। तो यहां हार्डली का मतलब टाइम रेफरेंस होता है कि बस ये काम हुआ ही था। इस बात को याद रखिए, सेंटेंस ये सही है। अब मैंने क्या किया, इस हार्डली एडवर्ब पर और ज्यादा, सेंटेंस सही है, गलत नहीं है बेटा, इस पर और ज्यादा, ठीक है? हाँ, था फोकस बढ़ाना था, तो मैं इसको पहले ले आया। इट डजंट मीन कि सेंटेंस गलत है। जब मैं इसे पहले लाया तो मैंने लिख दिया हार्डली, सेम लिख दो, हार्डली वी हैड हार्डली वी हैड रीच्ड होम व्हेन दे केम टू मीट अस, तो हम घर पहुंचे ही। अब इस पर करना है बेटा फोकस। अगर फोकस करना है तो हेल्पिंग वर्ब को आना पड़ेगा पहले, इसका मतलब आपको करना है हेड भी, बस तो ये ठीक हो गया। देखो इसका एडवर्ब, उनको तो बैठ के करा दूंगा, इसका ये डालना है इन्वर्जन। और कल की क्लास में क्या करो, एडवर्ब प्रैक्टिस एंड इन्वर्जन, कल की हेडिंग होगी, आज होगी खाली इन्वर्जन, या आज की भी सेम ही हमने आज की खाली इन्वर्जन, ठीक है? तो मेरे भाई इसका ये मतलब हो गया। हाँ बेटा, आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है, वही आज की पहली क्लास 9:30 पे ही थी ना मेरी, तो ट्रैफिक मिल गया। डन, चलिए वापसी करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट थी हमारी, ये बन गई भाई। हार्डली यहां स्केर्सली लगा लो मीनिंग सेम है, डेयरली लगा लो मीनिंग सेम, बस एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना, ठीक है?
डन। इसमें एक और गलती और एग्जाम में देगा, खाम बकवासबाजी गलती, पता है क्या? हार्डली, स्केर्सली, बेयरली के साथ कॉम्बिनेशन नोट बना के लिख लीजिएगा इसी के साथ। मैंने अभी अभी आपकी बात बोला कि हार्डली हो, बेयरली हो या स्केर्सली हो, मेरे दोस्त इसके साथ कॉम्बिनेशन जो बनता है वो व्हेन कंजंक्शन का बनता है। एग्जामिनर को पता क्या करता है? ठीक है, खामा खा के मजे लेगा, खामा खा के मजे लेने के लिए क्या करेगा बेटा? यहां दे देगा देन, THEN, यहां दे देगा THAN, सवाल ही नहीं, क्योंकि हार्डली के साथ, बेयरली के साथ या स्केर्सली के साथ व्हेन टाइम कंजंक्शन आता है, THEN देन नहीं या ना THAN देन। कई बार पुत्र बच्चा परेशान हो जाता है, इस देन में और इस देन में क्या फर्क है, ये भी अगला नोट में आप समझ लीजिए। THEN वर्सेस THAN, बेटे THAN जो होता है ना देन, ये कंपैरिजन करता है, ये कंपैरिजन करता है THAN। जैसे वो अपने दोस्त से ज्यादा है हाइट में, ही इज टॉलर देन या ही इज टॉलर देन हिज फ्रेंड, वो दोस्त से हाइट में ज्यादा है, ही इज टॉलर देन या ही इज टॉलर देन THEN वाला या THAN वाला, ये दो बातें आपके पास दी हुई। तो आपने क्या किया, टॉलर हाइट में ज्यादा है तो एन हुआ, EN नहीं बेटा, क्योंकि यहां कंपैरिजन था। ठीक है, ये चीज याद रखो, तो रीजन के लिए यूज होता है। कर लो कॉपी। डन है, वेरी गुड। और सर EN का मतलब क्या होता है? EN का मतलब होता है तब 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 या उस समय, उस वक्त, उस समय, देन आई रियलाइज, या उस समय मैंने रियलाइज किया, तब मैंने रियलाइज किया। ठीक है, मैंने बोला आई स्पोक टू हिम लास्ट वीक, आई स्पोक टू हिम लास्ट वीक, बट आई हैव नॉट सीन हिम सिंस देन, तब से लेकर अब तक मैंने फिर नहीं देखा, सिंस देन। तो ये जो सिंस देन होता है बेटा, एडवर्ब ही बनता है। इसका मतलब ये देन जो है यहां THEN जो है वो एडवर्ब का, ठीक है, काम कर रहा है। अगर यहां AN आ गया तो बेटा ये AN गलत हो जाएगा, तो वहां THEN आएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो काम करने लग रहा है ये इसका काम कर रहा है, यहां पर एडवर्ब फैक्टर की तरह वो काम करने लग रहा है। तो दैट टाइम वगैरह ऐसा कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, वेरी गुड। ये ऐसे कई बार यूज करते हैं बेटा, जैसे मैंने बोल दिया देयर वॉज साइलेंस फॉर 2 मिनट्स, कहते 2 मिनट की चुप्पी थी, 2 मिनट की चुप्पी थी। हाँ, फिर कई बार हम कह देते देन ही रिप्लाइड, फिर उसने रिप्लाइड किया, देन ही रिप्लाइड। बेटा इसमें THAN लिखोगे, देन ही रिप्लाइड, यहां देन ही रिप्लाइड लिखो, ये तब उसने रिप्लाई किया। तो ये देन और देन में ये फर्क है। 11 बजे दूसरी क्लास है सर, 11 तक ही पढ़ाना। ठीक है भाई, बता देना आप लोग, अगर दूसरी क्लास है 11 तक पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं। खुश रहो तुम। ठीक है भाई, दोनों में फर्क पता चल गया। अब देखिएगा, और कहां सर फिर हमें इन्वर्जन दिखाई देता है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा ऐसे ही बिल्कुल जो हार्डली वेन जो मीनिंग देता है, हार्डली वेन जो मीनिंग देता है वो सेम मीनिंग देता है बेटा नो सूनर देन। अब ये नो सूनर जो एडवर्ब है ना, इसको बनाया गया बेटा कंपैरेटिवली, सून सूनर, इसलिए कंपैरेटिव आता है। और ऐसे लिखेगा इसको, बल्कि नो सूनर के बाद एक स्टेटमेंट आएगी बच्चे, उसके बाद THAN आएगा, देन कंजंक्शन। वेरी गुड। तो इसमें जो कंजंक्शन होगा वो THAN होगा। अगर THAN दिखे पेपर में या वेन दिखे तो बेटा ये एरर होगा भाई साहब, बिल्कुल आपको पक्का एरर मिलेगा पेपर में, बिल्कुल से। और उसके बाद बेटा फिर स्टेटमेंट हो, जैसे एक बार दोनों में मीनिंग में क्या फर्क, दोनों का सेम मतलब है, दोनों का सेम मतलब है। जैसे देखो, हम घर पहुंचे थे कि वो आए, सेम बात मैं इससे बोल सकता हूं, नो सूनर वी हैड रीच्ड होम, नो सूनर वी हैड रीच्ड होम, हां, देन दे केम टू मीट अस, देन दे केम टू मीट अस, कि हम घर पहुंचे थे कि वो आए, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने लिखा है नो सूनर पे फोकस है, तो बेटा वी हैड की बजाय हैड भी हो जाएगा, ये फर्क। तो नो सूनर हैड भी हो जाएगा। गर्मी तो यार महागंध मचा हुआ है, इतनी ज्यादा एक्सेस गर्मी हुई रखी है ना कि ऐसे बीपी हाई हो रखा है। अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हूं, ट्रैफिक ने मत्था खराब कर दिया। और पता क्या होता है, जब आप क्लास के लिए लेट हो रहे होते हैं ना, ट्रैफिक में फंसे हो रहे होते हैं, तो भाई साहब इतना गुस्सा आता है कि पूछो ही मत। हाँ बेटा सागर, बेचिंत रहे तू। ठीक है, अब दूसरी बात बताऊं आपको, एक बहुत अच्छी बात। क्या सर ये नो सूनर जो है हमेशा ही पास्ट की बातें करते हैं क्या? आप किसी की बात करो, जैसे एक बात बताओ, कहता वो घर में आते ही बैठ जाता है, बेटा कईयों की आदत होती है ना, घर में आते ही पढ़ने बैठ जाते हैं, है ना? तो आप क्या करेंगे, क्या करोगे? नो सूनर, देखना बेटा, नो सूनर ही कम्स होम ही स्टार्ट्स रीडिंग या स्टडिंग, जो भी आपको लिखना, वो पढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो नो सूनर ही कम्स होम, ऐसे देखो, नो सूनर ही कम्स होम ही स्टार्ट्स रीडिंग, तो जैसे घर आता है पढ़ने बैठ जाता है। तो आपने बोला, अब उसकी आदत बता दो बेटे, इसलिए दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है। तो आपने क्या लिखा? आपने बोला सर ही नो सूनर पे अगर मुझे फोकस करना है तो दोनों कटेंगे। पहली बात तो डज आएगा, हाँ, फिर ही आएगा, हाँ, और फिर कम आएगा।
तो नो सूनर डज ही कम होम स्टार्ट्स रीडिंग। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो कभी भी रटना नहीं है आपको, टेंसेस तो बिल्कुल भी नहीं रटने, ये टेंस होगा तो आएगा, बिल्कुल नहीं रटने। टेंस कोई भी हो सकता है बेटिंग में, जो भी मीनिंग। अच्छा, दोनों जगह पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। पास्ट इंडेफिनिट कैसे हो सकता है कि साइड भी पास्ट इंडेफिनिट, साइड भी अगर एक्शन क्विक है, अगर क्विक एक्शन होने लग रहे हैं तो आप दोनों जगह ये भी देख सकते हैं, तो आप बेफिक्र रहे। ये कलाकारी भी है भाई नो सूनर की। दूसरी बात बेटा, एक जगह आप और वर्जन देखते हैं, क्या तुम्हें याद है, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, वो है मेरे भाई कंडीशनल्स। कंडीशनल्स, कंडीशनल्स केस नंबर 1, जब आप इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस हो, हाँ प्लस कुछ भी हो, और आप इसको बेटा शुड से बना देते हैं, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि शुड मॉडल के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऊपर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब आएगी, ठीक है, वो चलेगा। जैसे आपने बोला ना, इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। ये बेटा मैं थोड़ा सा जान पूछ के फास्ट लिख रहा हूं उत्तर, क्योंकि मुझे पता है ये चीज आपको याद होगी, और नहीं याद है तो मर के बन जाओ। शुड ही वर्क हार्ड ही विल सक्सीड, याद है। एक तो बेटा कंडीशनल में आप ये देखते हो, एक तो आप ऊपर उठा दे रहा हूं, पता कॉपी हो गया। एक तो कंडीशनल में आप केस नंबर 1 तो ये देखते हो भाई। केस नंबर 2 का जी, केस नंबर 2 कहां देखा सर इन्वर्जन? मैंने आपको बताया था बेटा, जब आप ये बोलते थे इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह हूं, या इफ आई वर हिम आई वुड गो देयर, अगर मैं उसकी जगह हूं तो मैं वहां जाऊं। बेटा मैंने आपको बताया था, जब सब्जेक्ट को एज्यूम करेगा ना तो सब्जेक्टिव केस आएगा हिम ने, इफ आई वर ही। वेरी गुड। तो उसी वक्त मैंने बताया था आप इसको उल्टा भी वर आगे ले आओ, वर आई ही, तो आई और ही पेपर में एक साथ दिखेगा, तो बिल्कुल मत घबराना, याद रखना कि ऐसे हुआ है, सही है। वर आई ही आई वुड गो देयर, अगर मैं उसकी जगह हूं तो मैं वहां जाऊं। प्रेजेंट इमेजिनेशन, तो प्रेजेंट इमेजिनेशन में बस एक ही जगह दिखेगा इन्वर्जन, इस वाले सेक्शन में बस बेटा, इसलिए मैंने ये फास्ट कराया क्योंकि बता रखा है। फिर कॉपी आराम से कीजिए, कॉपी करने का टाइम दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र है। केस नंबर 3 मैंने बताया था बेटा, पास्ट इमेजिनेशन। जब आप पास्ट इमेजिनेशन लेते हैं तो पुत्र आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं आप, इफ तो रह गया, इफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस आगे कुछ भी, तो इसी बात को आप लिख सकते हो हेड प्लस थर्ड फॉर्म से। यहां तो नॉर्मल स्टेटमेंट होगी, मतलब सब्जेक्ट नॉर्मल स्टेटमेंट लिख दो, तो इन्वर्जन जो लगेगा वो पहले वाले पे लगेगा, बाद वाले पे नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे बेटा बातचीत की हमने, इफ ही हैड वर्कड ही वुड हैव वन द गोल्ड मेडल, यही कराया था एग्जांपल उस टाइम पे बेटा। इसी को आप लिख सकते हो हैड ही वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, बाकी सेम रहेगा बेटा, ऐसे ही कॉपी करना आप भी। बेटा तो जहां जहां इन्वर्जन यूज होना था मैंने सारा लिखवा दिया, चाहे वो मैंने पहले पढ़ाया भी था। तो इससे फायदा क्या होगा ना कि आपको कहीं भी इन्वर्जन दिखे आपको उसका क्वेश्चन बताओ, करो कॉपी, पलट आराम से करो। हो गया भाई कॉपी, आगे देखते हैं बंदो, अब देखना बेटा आगे। देखो भाई, तो ये था कंडीशनल्स में इन्वर्जन। अब वो कहां इन्वर्जन दिखाई देगा उसकी चर्चा कर लेते हैं, जरा बात को बड़ी ध्यान से सुनिए बेटा। ये भी एक कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, ये कॉन्सेप्ट है प्रेपोजिशनल फ्रेज का, ये कॉन्सेप्ट है प्रेपोजिशनल फ्रेज का।
ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, प्रेपोजिशनल फ्रेज का मीनिंग मतलब वो एडवर्ब का काम करती है, और एडवर्ब का काम करती है तो एम्फेसाइज करेगी, एम्फेसाइज करेगी तो पहले आ जाएगी। तो कई बार जैसे कल की क्लास में मैं आपको दिखा रहा था कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो बनती है बेटा प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, वो बनती है प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट किसका होगा? प्रेपोजिशन का होगा, तो आप इस पे कर लेंगे डब्बा। सो कई बार आपको इसके बाद इन्वर्जन नजर आता है, मतलब यहां अगर मैं प्लस इन्वर्जन लिखूंगा तो इन्वर्जन से समझिएगा आपको यहां हेल्पिंग वर्ब नजर आएगी, आपको यहां सब्जेक्ट नजर आएगा, आपको यहां मेन वर्ब नजर आएगी और बाकी की चीज। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर प्रेपोजिशन के बाद क्यों? क्योंकि भाई वो एडवर्ब का काम कर चुके हैं, क्योंकि बेटा ये काम कर लेती है एडवर्ब फ्रेज का, याद है, क्योंकि प्रेपोजिशन जो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है वो होती है एडवर्ब फ्रेज। प्रेपोजिशनल तो उसके बाद आपको ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब नजर आएगी, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा कर चले। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई, प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा बेटा, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब फ्रेज का काम करेगी, और एडवर्ब के बाद तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो चीज बिल्कुल करेक्ट होगी, सही, ठीक है। जैसे कल की बात में मैंने आपको कराया था ना, अंडर द ट्री वाला एग्जांपल था ना, अंडर द ट्री वो सिटिंग द मैन हु इज माय फ्रेंड। वो पता है ऐसा क्यों हुआ था? वो सिटिंग द मैन क्यों बना था? क्योंकि वो हुज के लिए चाहिए था, इसलिए आपको वहां मेन वर्ब भी पहले दिख गई थी। टेक्निकली अगर मैं एक बात बोलूं बेटा, हम किसी भी हालत में क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। ऑन नो अकाउंट आपने बोल दिया, किसी भी हालत का मतलब होता है ऑन नो अकाउंट। जैसे देखो मैंने लिखा एग्जांपल लिखा ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट, ठीक है। शुड यू डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग मी फर्स्ट। मैंने एक स्टेटमेंट ये ली, ठीक है। ऑन नो अकाउंट शुड यू डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग मी फर्स्ट। किसी भी हालत में शुड यू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करोगे आप बिना मेरे से पहले पूछे। तो बेटा किसी भी हालत में अगर आप टेक्निकली देखोगे ना भाई, ये जो फ्रेज बनी है, आप ऑन प्रेपोजिशन है बेटा, नो डिटरमिनर है, अकाउंट नाउन है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, उसके बाद आपको इन्वर्जन नजर आ रहा है पेपर में, तो कभी भी गलत नहीं करने का, नो एरर। मतलब बाकी जगह देखो क्या बताइए बेटा, ऑन नो अकाउंट शुड यू डिड, अरे शुड के बाद डिड नहीं फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे एरर देगा, तो वहां मत फंस जाना। आगे अपना ध्यान देना कि ये तो हमने सर ने सिखा दिया था कि प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो मैंने बोला बेटा इन नो वे, किसी भी तरीके से नहीं, इन नो वे, ठीक है। डू आई एग्री विद यू, इन नो वे डू आई एग्री विद, मतलब किसी भी तरीके से भाई मैं तेरे साथ सहमत नहीं, ठीक है, किसी भी तरीके से मैं तेरे साथ सहमत नहीं, इन नो वे डू आई एग्री विद यू, इन नो वे डू आई एग्री विद यू, किसी भी हालत में मैं आपसे सहमत नहीं, ठीक है। ये चीज बोलता है। देन नेक्स्ट मैंने बोला ओनली, ओनली एडवर्ब बेटा, ओनली इन दिस वे, ओनली इन दिस वे। देखो इन नो वे किसी भी हालत में, इन दिस वे यही एक रास्ता है, केवल यही एक रास्ता है, ठीक है, याद रखना, ओनली इन दिस वे देन कैन दे डू दिस वर्क। केवल ये एक रास्ता है जिस तरीके से वो इस काम को कर सकते हैं, ये बन रहा है भाई, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट ओनली देन, केवल जब, डिड आई अंडरस्टैंड द मैटर, मुझे मामला समझ आया, ओनली देन डिड आई अंडरस्टैंड द मैटर, केवल जब मुझे वो मामला, ये बस और कुछ नहीं। तो बेटा ये है हमारा इन्वर्जन, इसके अलावा कहीं भी छुटकू आपको इन्वर्जन नजर आएगा ही नहीं। तो आज के बाद इस इन्वर्जन सेक्शन की आपकी टेंशन ही खत्म, ठीक है। कुछ भी सिंपल भी प्रेपोजिशन को बेटा देखो, टेबल पर था वो सारा पैसा, टेबल पर था वो सारा पैसा जो हमने गवा दिया था, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऑन द टेबल वॉज ऑल द मनी दैट वेस्ट। टेबल पर था वो सारा पैसा जो हमने गवा दिया था, टेबल पर था वो सारा पैसा, ऑन द टेबल वॉज ऑल द मनी दैट वी हैड लॉस्ट, ऑन द टेबल वॉज ऑल द मनी दैट वी हैड लॉस्ट, टेबल पर था वो सारा पैसा जो हमने गवा दिया था, ये बात है बेटा, ठीक है। तो कई बार ऐसी जब आपको कहानियां दिखती है तो घबराने का नहीं, बस आपके दिमाग में होना चाहिए चिड़िया है, और जब वो भी चिड़िया है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखो। तो पेपर आपको सरप्राइज भी कर सकता है, जैसे एक सेंटेंस मैंने बताया नहीं और मैं सिर्फ लिख रहा हूं, मैं आपको कुछ बता नहीं रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, देखो सच, हाँ, his reply was such that I slept him। उसका रिप्लाई ऐसा था कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। His reply was such that I slept him। मैं सच को पहले ले आया बेटा, such was his reply, इस तरह का था उसका रिप्लाई, such was his reply, इस तरह का था उसका रिप्लाई, that I slept him, कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। Such was his reply that I slept him, इस तरह का था उसका रिप्लाई कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। बेटा सच के बाद इन्वर्जन लिख देगा, सच के बाद इन्वर्जन दिख जाएगा, क्योंकि सच एडवर्ब है वो पहले डाल दिया। सच वाज हिज रिप्लाई, इस तरह का था उसका रिप्लाई कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। सो के बाद आ जाता है, ठीक है, जैसे सो भी क्या होती है बेटा, एडवर्ब हमने बोला तो था, हाँ, सो ब्यूटीफुल वाज द गर्ल, इतनी सुंदर थी वो लड़की, दैट, ठीक है, दैट नोबडी कुड टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, कि कोई नहीं किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं कर सकता, तो इतनी खूबसूरत थी वो लड़की, ठीक है, ठीक है, तो नोबडी कुड टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, कोई दूसरे में बात ही नहीं कर पा रहा। तो ये चीज आप इसमें लिखते हो बेटा। तो सो के बाद आपको कई बार इन्वर्जन नजर आता है, करो जी कॉपी। ये थी हमारी आज की कारस्तानी। पता बेटा यहां तक कोई डाउट है तो अपना, तो ये हमारा फाइनली इन्वर्जन खत्म।
फिर बीमार हो गया था, इस वजह से बच्चे की क्लास छूट गई लाइव। आगे समझ नहीं आएगा ना, बात तो ये है, आगे समझ नहीं आएगा, तो इससे बढ़िया कि पहले आप पुराना कवर करें। ठीक है, इसके अलावा कहीं इन्वर्जन नहीं दिखा। अब समझो मैं इन्वर्जन टॉपिक अलग क्यों कराता हूं, एडवर्ब में मिक्स करके खत्म क्यों नहीं कराता, अलग से पढ़ लो यार, सुख शांति रहती है, थोड़ा चीजें कंफर्टेबल रहते हो। आप इन्वर्जन अपनी ऐसे तैसे करा लो बेटा, आपको इससे बाहर दिखना ही नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब करते हैं बेटा क्वेश्चंस जरा। अब जो इन्वर्जन का भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, तो फटाफट बनता ही चला जाएगा। तो हमने एक स्लाइड तो की थी, अब तो वो पुराने क्वेश्चंस भी आपके देखोगे ना तो आपके बन जाएंगे मेरे भाई, हमने यहां से करना। ठीक है, देखो अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अब आप उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा कोई करेक्शन नहीं है, आंसर आपको सेम दिखेगा। जैसे नॉट ओनली है और नॉट ओनली के साथ आपको दिख रहा है बट और ऑल्सो की पोजीशन चेंज है, तो दोनों सही है। बट तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट आएगी। देखो जी, सेकंड देखना बेटा, नोबडी शुड ट्राई टू डिस्टर्ब मी, मतलब किसी को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना विदाउट एनी इमरजेंसी, तो इनोवायर था, सबका करेक्ट हुआ। तीसरे में आपने बोला सब ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप मी, नथिंग एवर डिड। अच्छा देखो पाजी, अब ये भी समझ पा रहे हो आप, एडवर्ब एडवर्ब के बाद इन्वर्जन, शॉर्ट रिप्लाई। ठीक है,
वेयर के साथ बेटा एल्स नहीं, ये रिपीट था इसलिए मैंने उसको सिंपल बता दिया। क्वेश्चन आफ्टर कंसीडरेबल अमाउंट के बाद व्हिच वाज मेड टू गिव द प्रोजेक्ट ऑफ फ्लाइंग स्टार, इट कम टू मच है, तो वहां टू मच या मच टू जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। टू मच टू क्या है? एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? टू, और फिर उससे पहले क्या आएगा? मच, तो क्या बनेगा? मच टू। क्या बनेगा? मच टू। टू मच की बजाय टू बनेगा। छठा, if you watch him closely, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे, you will find that he all goodness to be a leader, but as a politician he has proved only two worthless. बेटा एक बात बताओ, only two का मतलब क्या होता है? Very worthless, very only two। बेटा अगर पेपर में नन टू होता तो इतना प्यारा क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि यार होता नन टू का मतलब ये ज्यादा वर्थलेस नहीं। अरे यार इसके साथ तो वेरी वर्थलेस बोलोगे, तो ओनली टू यहां पे क्या बेटा? ठीक है, जो वेरी का मीनिंग दे रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन, टॉपिक वाइज असाइनमेंट आपके में सबके में प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है, और बट वो प्रीवियस ईयर जो एकदम लुल है ना, हाँ, वो भी बेसिक लेवल में इंक्लूड। तो आप प्रीवियस ईयर सोल्व करोगे, आपको सारा पढ़ा हुआ लगेगा। अब देखिएगा जरा आगे, व्हाटएवर ही हैज सेड रिगार्डिंग द प्रॉफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सो गुड टू बिलीव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या गड़बड़ आ रही है आपको। देखोगे बेटा, व्हाटएवर ही सेड रिगार्डिंग द प्रॉफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सो गुड टू बिलीव। टू गुड टू बिलीव, अच्छा इसका मीनिंग पता है? टॉन्ट करना, मतलब तुम तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो सिलेक्ट करने के लिए, तुम तो कुछ ज्यादा ही काबिल हो सिलेक्ट करने के लिए। इसका मतलब बेटा बेइज्जती करके रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे नहीं बोलते, ओहो तेरे सच में तो कुछ ज्यादा ही दम है, तेरा जोक तो कुछ ज्यादा ही फनी है, इसका मतलब बकवास और रद्दी जोक है, वो है बेटा व्हाटएवर ही सेड रिगार्डिंग द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के लिए उसने जो भी कहा ऑर्गेनाइजेशन के इज टू गुड टू बिलीव, कुछ ज्यादा ही अच्छा है विश्वास करने के लिए, मतलब थोड़ी लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। क्वेश्चन नंबर 8, तो बेटा 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव में सो एडवर्ब नहीं, टू एडवर्ब आती है। नो डाउट डेवलपमेंट्स इन अर्बन एरियाज आर टू सैटिस्फाइंग बट रूरल एरियाज आर स्टिल टू बी एक्सप्लोर्ड। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 8 में सारी बढ़िया बात की गई है कि यहां तो सेटिस्फाई है, और लेकिन वहां अभी भी हमें कुछ चीजें करनी होंगी। ठीक है, तो लेकिन जब आप इसमें देखोगे, हाँ तो आपने देखा यार टू की सेंस तो आगे कुछ ऐसा नेगेटिव बात तो हो ही नहीं रही है बेटा। चुपचाप से टू काटो, तो क्या सर सो लिख दो? मेरे भाई यहां सो भी नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि सो कंजंक्शन को फिर क्या करता बेटा? दैट एक्सप्लेन करता, तो भाई दैट भी नहीं, तो यहां बेटा एक ही मसीहा है बस, वेरी, तो यहां वेरी सही हो ना, सो ना टू। यो को सो लगा होगा वो भी गलत, तो टू भी गलत। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वेरी। आइए, दिस वर्ल्ड इज वेरी मच क्रूअल। ठीक है, टू मी टू वन। अब ये वेरी मच क्रूअल कहने की कोशिश कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में। हाँ, तो आप वेरी मच क्रूअल मत बोलो, या तो क्रूअल बोलो, खाली वेरी क्रूअल बोलो। मच क्रूअल क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि क्रूअल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री, नॉर्मल एडजेक्टिव। नॉर्मल एडजेक्टिव से पहले वेरी तो आ सकता है बेटा, मच नहीं आ सकता। वेरी तो आ सकता है, मच नहीं आ सकता, तो ये हुआ जी गलत। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ गया? चलो, जापान हैज गॉन फार अहेड इन टेक्नोलॉजी, सो वी अ लिटिल एक्सपेक्ट अदर कंट्रीज वुड बी एबल टू बी। कहते हैं यार जापान जा चुका है, ठीक है, हाँ, और बहुत आगे जा चुका है, इसलिए हमारी ना के बराबर एक्सपेक्टेशंस है। अजय एक बार आपको एक चीज मैं करेक्ट करके बता दूं बेटा, लिटिल और आ लिटिल का फर्क जिन बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता है बताता हूं बेटा। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, और आ लिटिल का मतलब होता है हमें उम्मीद है अच्छी खासी, मतलब थोड़ा। बट जिस हिसाब से सेंटेंस का रिदम चल रहा है, वो कह रहे हैं इतनी आगे जा चुका है टेक्नोलॉजी में, हमें ना के बराबर उम्मीद है किसी भी कंट्री से कि वो ऐसा कर ले। ठीक है, वेरी गुड। तो आपने आ लिटिल को काट के क्या लिखा? लिटिल। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, एक और बात बता दूं बेटा, लिटिल एडवर्ब है। लिटिल एडवर्ब है। लिटिल बहुत ही खतरनाक चीज है। लिटिल बेटा अगर मैं बोलूं आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास तो ना के बराबर पैसा है, लिटिल यहां डिटरमिनर है, तो लिटिल डिटरमिनर भी होता है, और लिटिल अपने आप में डिटरमिनर के साथ साथ, ध्यान से सुनिएगा, डिटरमिनर के साथ साथ वो एडवर्ब भी है। तो यहां एक्सपेक्ट बन रहा है बेटा वर्ब, और वर्ब से पहले ये बन रही है एडवर्ब। चलो एक और बात बता दूं, अगर आप चाहो तो बेटा लिटिल के बाद इन्वर्जन भी लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख दो ना, मैं अगर लिटिल डिड वी एक्सपेक्ट, ना के बराबर हम उम्मीद, लिटिल डू वी एक्सपेक्ट, प्रेजेंट में लिखना ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको, लिटिल डू वी एक्सपेक्ट। ये भी करोगे, ये भी सही है, तो लिटिल के बाद भी इन्वर्जन लग जाएगा, क्योंकि एडवर्ब के बाद इन्वर्जन होता है। तो बेटा यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा, और ये चीज आपके बड़े काम की है। डन है? तो जितना ज्यादा पढ़ोगे सीखते चले जाओगे बेटा, कोई फन नहीं खानी है कि कम पढ़ के पेपर निकालेगा, साला सब झूठ बोलते हैं जो कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ के पेपर, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं है, सारा प्रीवियस ईयर सारे असाइनमेंट सोल्व कर डालो, पेपर में पढ़ा हुआ चीज आएगा बेटा। दैट वाज द मोर वर्स्ट। ठीक है, देखो द मोर वर्स्ट बेटा, मोर लग रहा है, दैट वाज द वर्स्ट सिचुएशन। वर्स्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले मोर क्यों? मोर तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है बेटा, मोर ब्यूटीफुल, तो मोर तो बकवास है। सो दैट वर्स्ट सिचुएशन खत्म, दैट वाज द वर्स्ट सिचुएशन, दैट वाज द बेस्ट सिचुएशन, दैट वाज द मोर बेस्ट सिचुएशन। मोर तो बिल्कुल गलत हो, बकवास हो। ठीक है, हाँ डन है सर। मच आ सकता था, मच, हाँ, लेकिन मच द वर्स्ट सिचुएशन होता फिर, याद है बेटा? चलो सर एक काम करो, दैट वाज द वेरी वर्स्ट सिचुएशन कर दो, वेरी लगा ले, छोटो मच उड़ा, वेरी लगा। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री में यूज करना है पुत्र जी, तो वेरी और मच यूज हो जाएगा। यहां वेरी और द वर्स्ट से पहले मच, आपका मन, तो आपको सारे क्वेश्चन में आप ठीक है ना बेफिक्र हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, माय ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स। मैंने कहा था ना कि आपको रिपीट क्वेश्चन भी दिखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट। बेटा ऑलमोस्ट और क्वाइट एक साथ यूज नहीं हो सकते। ठीक है, चलो ये भी मैंने सेम करा था ना, इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली होगा, तो वेरी केयरफुली होगा, एवर केयरफुली नहीं होगा। आसान बेटा। बीइंग मच कंटेंटेड, अब मैंने बोला था बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखोगे, ठीक है, मच कंटेंटेड ये तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले पॉजिटिव डिग्री, तो मच नहीं बेटा, क्या सिखाया था कल? वेरी लगाओ। नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट आल्सो स्मोकिंग इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ, ये तो क्लास में हुआ था, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 17, आई डू नॉट लाइक सच नेस्टी थिंग्स, नोर ही डज, एडवर्ब बेटा, ही डज नहीं, नोर डज ही, नोर डज ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, he never like to treat his brothers friendly, ना बेटा like a friend या in a friendly manner, क्योंकि friendly तो बेटा एडजेक्टिव होता है। देखो इन्वर्जन भी समझ आने लग गया। क्वेश्चन नंबर 19, many a girl is not so trustworthy that you can expect them to be all the time। कहते बहुत सी लड़कियां इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं होती जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें ठीक है सोचते हैं, तो हमने बोल दिया नॉट सो ट्रस्टवर्दी। ठीक है, यू कैन एक्सेप्ट ये, बट जब मैंने आपको बोला था सो का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसे केस में दैट के साथ नहीं बनता बेटा, एज के साथ बनता है, याद आया? तो many a girl is not so trustworthy as you can expect them, तो मैंने सिखाया था ना सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, और जब नॉट हो जाएगा यहां एज और एज भी आ सकता था, कराया गया था आपको। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं है, समझ आ रहा है ना? तो ये चीज भी यहां पर बनती है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो बेटा। 20 में कह रहा है एवरीबॉडी नोज, हर किसी को पता है कि सुनामी इन्फ्लिक्टेड मच टू पेन। अब आप सोचिए मच टू पेन का मतलब क्या हुआ? वहां पेन अपने आप में आपको ये नजर आएगा बेटा कि नाउन है, नाउन है भाई। क्यों? देखो सुनामी इन्फ्लिक्टेड पेन, नाउन, और नाउन से पहले टू नहीं आएगा, तो नाउन से नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, दर्द,
ये तो नहीं होगा 5 ग्राम दर्द दे दे, 1 किलो दर्द कम कर दे हैं, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मच, और मच को एम्फेसाइज करने के लिए आ जाएगा टू मच। याद है? तो नाउन जब होगा, अनकाउंटेबल नाउन जब होगा बेटा, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच, और मच को एम्फेसाइज करने के लिए टू आ जाता है। Question number 21. The comic elements which have added to this movie make it rather amusing and are supposed to draw all types of audience to the theater. Question number 21 को देखिएगा बेटा, आपको क्या नजर आ रहा है? सर कुछ नहीं नजर आ रहा, ठीक है ना? Which have added to this make it rather amusing, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब कॉमिक के जो एलिमेंट्स है which have been added to this movie make it rather amusing and are supposed to draw all types of audience to the, हाँ लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक आपको गड़बड़ नजर आएगी, rather ये पॉजिटिव टाइप की सेंस जा रही है ना बेटा, है ना? पॉजिटिव टाइप की सेंस जा रही है कि जो एड किए गए हैं मूवी में वो बेहतर है, और लग रहा है कि ऑल टाइप ऑडियंस को थिएटर में लाएंगे। यार पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव में रादर हजम नहीं होना चाहिए ना, रादर हजम नहीं होना चाहिए ना। हाँ तो यार या तो फेयरली लगाओ, फेयरली अम्यूजिंग, या वेरी, तो रादर पॉजिटिव सेंस में हजम नहीं होगा। चलो 22 देखो, सो इंटरेस्टिंग एज एवरीबडी वुड लाइक टू लिसन टू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में वही आएगा जो मैंने आपको कहा था, क्या मैंने कहा था बेटा, या सो लगा रहे तो यहां एज मत लगा, फिर दैट लगा ले, देख ठीक हो जाएगा। सो इतनी इंटरेस्टिंग है कि हर कोई, ठीक है। हाँ दूसरा एक और गलती क्या बेटा, एवरीबडी को अलग मत करो, एवरीबडी एक साथ लिख दो वरना तो नाश हो जाएगा, हर एक लास्ट को पसंद आएगी, तो एवरीबडी करो बेटा। यू कैन रियली कम अप विद अ मच इंटेलिजेंट आइडिया बेटा, मच इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हुआ जो कि पॉजिटिव डिग्री हुआ, पॉजिटिव डिग्री से मच नहीं क्या आएगा, वेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, आई फेयरली बैड, बेटा एक बात बताओ यार, बैड नेगेटिव सेंस, फेयरली नहीं क्या आएगा बेटा, रादर बैड। चलो क्वेश्चन नंबर 25, हाउ ट्रू इज द फैक्ट दैट लर्निंग हिंदी इज फार डिफिकल्ट देन। अब वो डिफिकल्ट देन क्या बेटा, देन क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा, कंपैरिजन करेगा। हाँ तो इसके लिए डिफिकल्ट से पहले फार की बजाय मोर डिफिकल्ट लगाओ ना बेटा, मोर एडवर्ब लगाओ, मोर डिफिकल्ट देन, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री जो बनाती है वो तो मोर बनाती है बच्चे, कंपैरेटिव डिग्री जो बनाती है वो तो मोर बनाती है, तो हिंदी इज मोर डिफिकल्ट देन आपको लिखना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए पता ही आपको सो स्किलफुल की वजह से स्किलफुल होगा वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये जो बाकी के अब जो होमवर्क पार्ट है आप उसे आराम से कर सकते हैं, बाकी के जो होमवर्क पार्ट है आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। करीब 100 क्वेश्चन होंगे, 85 या जितने भी हैं, और नीचे उनके आंसर्स आपके गिवन होंगे। एक दुक्का हो सकता है बेटा जो आंसर में कुछ करेक्शन हो, अदरवाइज आपको सारे आंसर्स करेक्ट ही मिलेंगे, 100 क्वेश्चन। तो आज ही के आज इनको निपटा लीजिएगा, 11 बजे जिनकी जो भी क्लास है वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है जी। तो मुलाकात आपसे करेंगे बेटा, पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी रिदम पे अपना बैच चल रहा है, ठीक है। तो यूं ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो 5:30 वाली क्लास बिल्कुल होगी बेटा, बिल्कुल होगी 5:30 वाली क्लास, ठीक है, उसमें कोई दोहराई नहीं, डन है, मजा आ गया चीजों को जानकर। चलिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए, आवाज रहिए, बाकी अपनी क्लासेस पे मिलते हैं। फिर मंडे होगी 5:30 बजे भी क्लास है, और आज रात को 7:30 बजे भी यूट्यूब पर टेंस वाली क्लास होगी, ठीक है। टेंस की प्रैक्टिस, आज टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स से सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कराऊंगा, जो एरर्स बचे हैं सो तक कराने के बाद मैं उनके फिल इन द ब्लैंक्स वो भी कराऊंगा, ठीक है। चलो